मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव और राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी दूसरी बार पूरे देश का भ्रमण करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से प्रारंभ होकर कश्मीर तक गई थी, जम्मू कश्मीर तक पहुंची थी। यात्रा को काफ़ी समर्थन मिला था, भीड़ हुई थी और अनेकों प्रकार की घटनाओं से वह यात्रा चर्चित रही थी। उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हुए। उन चुनावों में अधिक कहीं सफलता नहीं मिली। केवल दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना में दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। तब तक यात्रा को कुछ समय हो गया था। अब इंडी गठबंधन बनने के बाद से राहुल गांधी की एक दूसरी यात्रा प्रायोजित की गई। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से प्रारंभ हुई है। मणिपुर वह राज्य है जहां लंबे समय से जातीय हिंसा का दौर चल रहा है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मणिपुर से सर्वोत्तम स्थान कांग्रेस के लिए और कोई हो नहीं सकता था। इसलिए यात्रा को मणिपुर से प्रारंभ किया गया। मणिपुर के बाद ये यात्रा नागालैंड गई, नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश पहुंची और अरुणाचल प्रदेश से असम में पहुंची। यह असम का विशेष महत्व है और महत्व इसलिए है क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के करीबी भी हुआ करते थे। एक बार का वो किस्सा जग चर्चित है। राजनीति का टर्निंग पॉइंट हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए वो मुद्दा किस्सा बना था जब वे राहुल गांधी से मिलने गए थे और कुत्ते और बिस्कुट वाला खेल जो है सबके सामने एक राजनीतिक चर्चा का विषय आज भी रहता है और पहले भी रहता रहा है। इसलिए ये स्वाभाविक था कि राहुल गांधी की यात्रा असम से बिना विवाद के निकल जाएगी, ऐसा संभव नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बात और पहले ही कह दी थी, यात्रा समाप्त होने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली से गिरफ्तार करवाऊंगा, क्योंकि प्रकरण पहले दर्ज होगा और गिरफ्तारी यात्रा के बाद होगी। हुआ भी लगभग ऐसा ही। जब राहुल गांधी असम में यात्रा कर रहे थे, उसी समय अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राहुल गांधी ने भी वहां एक मंदिर में जाने का प्रोग्राम बनाया। मंदिर प्रबंधन से अनुमति ली और राहुल गांधी का काफिला मंदिर तक पहुंच गया। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को जब ये मालूम चला तो उन्होंने प्रशासन के माध्यम से उन्हें मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी। रोक का आशय ये था कि इसी दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप यानी कि कांग्रेस पार्टी और अन्य इंडी गठबंधन के दलों ने राम मंदिर समारोह के आमंत्रण को अस्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे मंदिर में जाकर प्रोपगंडा करने और जन भावनाओं को राजनीतिक रूप से उद्वेलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया। यानी कि यात्रा से के बाद विवाद प्रारंभ हो गया, यानी कि यात्रा के साथ विवाद लग गया। ये यात्रा असम के बाद बिहार गई। बिहार जाने से पहले एक राजनीतिक खेला हो गया। राजनीतिक खेला सबको मालूम है। नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला चेहरा है वह बिहार में सामने आ गया। उन्होंने महागठबंधन की सरकार को छोड़ करके नरेंद्र मोदी के साथ फिर से पाला बदल लिया। जिस नरेंद्र मोदी और संघ को समाप्त करने के लिए और हराने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन बनाने की कोशिश की थी नीतीश कुमार ने, उसी इंडी गठबंधन को लात मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। यानी कि राहुल गांधी बिहार प्रवेश करते हैं, एक अपशगुन हो जाता है और उस अपशगुन से एक गठबंधन की सरकार जिसमें कांग्रेस के भी मंत्री हुआ करते थे वो खत्म हो गई, ढह गई और राहुल गांधी का बिहार में चरण पड़े। बिहार के बाद राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल होना था। पश्चिमी बंगाल में यात्रा पहुंचे उससे पहले ही ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को हमें ये बताना चाहिए था कि यात्रा का पड़ाव क्या होगा, मार्ग क्या होगा, सभाएं कहाँ होंगी, हमें क्या करना है। इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस इंडी गठबंधन से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यात्रा को संचालित कर रही है और इससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने
पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी। ये अगला विवाद हो गया। उसके बाद इस यात्रा को उत्तर प्रदेश पहुंचना है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश पहुंची नहीं है, लेकिन इसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी और उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंचने से पहले ही खेला हो गया। हुआ ये, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली राजनीतिक दल है। कांग्रेस का केवल एक लोकसभा का सदस्य है, वह भी श्रीमती सोनिया गांधी के रूप में। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे 2019 का, ये सबको मालूम है, और उन्होंने वायनाड से चुनाव जीता था और अपनी लाज बचाई थी पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पक्ष से कितनी बात की, कितनी नहीं की, ये कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रादेशिक अध्यक्ष की बातों से समझ में आ रहा है। अखिलेश ने 11 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को देने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अधिक सीटें मांगी गई और आज ये समाचार चर्चा में है कि अखिलेश यादव ने सभी लोकसभा की 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया। इस प्रकार से इंडी गठबंधन के अंदर गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच न्याय यात्रा को लेकर विवाद जैसी स्थिति बन रही है। ये यात्रा महाराष्ट्र तक पहुंचेगी तो किस परिणाम को पूरा करेगी, किस परिणाम लक्ष्य को प्राप्त करेगी, ये अभी कहना उचित नहीं है और ना ही अभी समझने जैसी स्थिति है, क्योंकि अभी राहुल गांधी को आगे चलते रहना है। राहुल गांधी की यात्रा के पीछे दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि इंडी गठबंधन पर दबाव बनाना है। दबाव इसलिए बनाना है क्योंकि इंडी गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने, पहल करी, सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। अब कांग्रेस की मंशा ये है कि जो इंडी गठबंधन कांग्रेस की अध्यक्षता में आ गया, यानी कि उसके राजनीतिक कब्जे में आ गया, तो राहुल गांधी को पीएम इन वेटिंग घोषित किया जाए। पीएम इन वेटिंग घोषित कराने के लिए न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना एक दबाव बनाने की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी माना जा रहा है। साथ में ये भी माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, जैसा कि तेलंगाना जीतने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण बढ़ा था। लेकिन इसके पहले ही इंडी गठबंधन के नेताओं को ये मालूम चल गया कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, तो उन्होंने धीरे धीरे छटकना शुरू किया। यहाँ ये भी उल्लेख करने की बात है कि केवल 4 राजनीतिक दल यूपीए से अतिरिक्त जुड़े थे, जिसमें नीतीश का जनता दल यूनाइटेड, जो अलग हट करके वापस राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही दिल्ली और पंजाब की सत्ता छीनी थी, वह आम आदमी पार्टी ने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर दी, पंजाब की तो कर ही दी है। इसी प्रकार ममता बनर्जी तीसरे राजनीतिक दल के रूप में शामिल हुई थी, जिन्होंने अपनी अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। चौथा जो राजनीतिक दल जो यूपीए में नहीं था, वो था शिवसेना। शिवसेना इतनी टूट गई है कि शिवसेना की चर्चा करने का बहुत कोई अर्थ बचता नहीं है। इसलिए इस बिखराव के बाद कांग्रेस के नेताओं का सीधा सीधा आक्षेप नरेंद्र मोदी पर प्रारंभ हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये मतदान करने का भारत को आखिरी अवसर होगा, इसके बाद मतदान नहीं होगा, क्योंकि भारत में तानाशाही शुरू हो जाएगी। इसका अभिप्राय ये माना जा सकता है कि जनता के बीच जाए बिना, जनता की भावना को पढ़े और जनता को अपनी तरफ किए बिना सीधे आरोप लगाकर देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने का काम किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता इस सारे मामले में ईवीएम के मैनिपुलेशन की बात कह करके एक नया ही राग छेड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन की बातें कहते हैं, हालांकि उनके छोटे भाई ही उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते और वे ही उसे खारिज कर देते हैं। और खारिज करना एक बात है, खारिज करने के बाद वो फिर ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसा कैसा नेता था और आज क्या स्थिति हो गई है उनके इसी प्रकार के बयानात के कारण। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वह इंडी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए देश को क्या दिशा देने की कोशिश करे, मतदाताओं को किस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करे। इससे सारे देश में कांग्रेस के प्रति भ्रम का वातावरण बन रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने समापन पर किस प्रकार का न्याय दिला पाएगी, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है, क्या
ये न्याय किसको दिलाने का इरादा है राहुल गांधी का? कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, चर्चाओं को तो कोई नहीं रोक सकता, कहा जा रहा है कि जिस धीरज साहू झारखंड के शराब माफिया, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में 350 करोड़ से अधिक की नकदी मिली थी, संभवतया उस धीरज साहू को न्याय दिलाने के लिए पूर्वोत्तर से ये यात्रा प्रारंभ की गई है। समीक्षा इस सारी बात की देश की मतदाता जनता करेगी। आज के अंक में इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे के साथ चीरफाड़ के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।